गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 हिंदी मीडियम फिजिक्स के किरण प्रकाशिकी चैप्टर में दर्पण सूत्र का निर्माण किया है। तीनों कंडीशन में, अवतल दर्पण के लिए, आभासी प्रतिबिंब की कंडीशन में, वास्तविक प्रतिबिंब की कंडीशन में, और उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो हमने अभी तक दर्पण सूत्र का निर्माण कर लिया है। आज हम लोग उसी दर्पण सूत्र की सहायता से कुछ आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब पहला न्यूमेरिकल जो है, जो लिखा है हमने बोर्ड पे, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या की उत्तल दर्पण। देखिए, हमें नॉर्मल जो बात करना है, जब हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो जो प्रश्न है इसी के अंदर हमारा उत्तर छुपा हुआ है। अगर हम चीज़ों को जो हमने पढ़ रखा है उसको अच्छे से जानते हैं तो हमें आंकिक प्रश्न करने में, न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आनी। अगर दिक्कत आपको आ रही है तो सीधी सी बात है, आपको फिर से शुरू से चीज़ों को रिवाइज करना होगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बढ़िया से रिवाइज करना होगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो उत्तर है, क्वेश्चन नहीं है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल तरीके से चलेंगे, जो भी दिक्कत होगी बताइएगा। और ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ऐसे न्यूमेरिकल्स या आगे जो भी न्यूमेरिकल होंगे आप इजीली कर पाएंगे। तो जैसे कह रहा है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो हम लिख देते हैं उत्तर में दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? तो दिया है उत्तल दर्पण दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? दर्पण कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अच्छा, इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम कैसे दिखाते हैं? R से, और R की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी दर्पण से कितनी दूरी पे वस्तु को रखा गया है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। अच्छा, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसको किससे दिखाते हैं? तो U से। तो हमारे पास U की वैल्यू दे रखी है और U बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये 12 सेंटीमीटर दूरी पे जो हमने वस्तु रखा है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी? यानी दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? भी। कितनी दूरी पे प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा उसको किससे दिखाते हैं? भी से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं? भी से। तो कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, प्रकृति, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति का मतलब कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से, वस्तु की जो लंबाई है उससे छोटा बनेगा या उससे बड़ा बनेगा। ठीक, तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन का मतलब आप यूं समझिए, आप जैसे कि बात करते हैं रेखीय आवर्धन हमने बता रखा है m बराबर, यानी हमें यहाँ अगला क्या ज्ञात करना है? m बराबर क्या होगा? रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो हमने रेखीय आवर्धन क्या देखा था? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। अच्छा, आपने एक चीज दर्पण में देखा कि समतल दर्पण की जब हम बात करते हैं तो समतल दर्पण की कंडीशन में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की कंडीशन में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब हम गोलीय दर्पण में आते हैं तो केवल एक ही कंडीशन है, केवल एक ही दर्पण में और एक ही कंडीशन में वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। अन्यथा या तो प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी बनेगी या प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। अच्छा, वो कौन सा कंडीशन है?
जिस कंडीशन में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होगी, तो अवतल दर्पण की कंडीशन है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होगी। लेकिन वक्रता केंद्र के अलावा हम वस्तु को कहीं भी रखें, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की लंबाई या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। उसका भी कंडीशन हम लोगों ने किरण आरेख में देख लिया है, किरण आरेख में जानते हैं। और किरण आरेख की सहायता से जो अभी तक हम लोगों ने किरण आरेख में पढ़ा है, हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो हम जानते हैं कि इसके द्वारा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा ना, प्रकृति क्या होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, तो हम जानते हैं दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण केवल एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और हमेशा जो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की लंबाई से छोटा होता है, यानी ल्यूमिनाइज्ड होता है। और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ प्रकृति हम केवल क्वेश्चन को देख के पढ़ने के बाद प्रकृति एक के आंसर तो हमने बता दिया, प्रकृति क्या होगी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण हमारा कैसा है, उत्तल दर्पण है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। अब हमें अगला काम क्या करना है, इस v की वैल्यू निकालनी है और इस m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने उसको मिटा देता हूं मैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। हमारे पास अभी तक एक ही फॉर्मूला है, हमारे पास r है, u है, हमें निकालना है v। हम जानते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, दर्पण सूत्र जो पढ़ा है, दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे हम। और दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हाँ, ये क्या है, f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। ये दूरियां कहाँ से लेते हैं, नवीन काकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये सारी दूरियां हमें दर्पण के ध्रुव से मेजर करनी है। सारी दूरियां कहाँ से मेजर करनी है, दर्पण के ध्रुव से। f हो गया हमारा फोकस दूरी, v हो गया प्रतिबिंब की दूरी और u हो गया वस्तु की दूरी। हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू है हमारे पास और f की वैल्यू नहीं है। f की वैल्यू नहीं है, लेकिन s की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वक्रता त्रिज्या भी रखा है। हम जानते हैं f बराबर r/2। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 यानी 10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास f की वैल्यू है और u की वैल्यू है, तो हम v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 10। अच्छा, अब यहाँ पे एक अगला जो प्रॉब्लम आप लोग को आएगा कि ये जो f की वैल्यू है हम यहाँ पे प्लस रखें कि माइनस रखें। नवीन काकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष पर नापी गई दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। और आपतित किरण की दिशा में अगर हम दूरी को ध्रुव से नापते हैं तो धनात्मक होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में अगर दूरी को नापते हैं ध्रुव से तो वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये दूरी हम कैसे नाप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं या आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक आइडिया कैसे कहाँ से मिलेगा, तो किरण आरेख से। इस कंडीशन में एक रफ किरण आरेख हम कॉर्नर में बनाएंगे कहीं भी, केवल आइडिया लेने के लिए, और उससे हम f की वैल्यू प्लस रखना है या माइनस रखना है, u की वैल्यू प्लस या माइनस, ये वहां से हम प्राप्त करेंगे। और केवल बस एक आइडिया लेने के लिए चलिए दर्पण बना लेते हैं। और दर्पण कैसा है हमारा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि अंदर की तरफ से हम इसको पॉलिश करेंगे।
ठीक। अच्छा, इस उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, इसको किससे दिखाते हैं, सी से, और एफ की वैल्यू कितनी अभी आई 10 सेंटीमीटर। यहां से ये पोल है आपका ध्रुव वक्रता मुख्य फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अच्छा, वस्तु को कितनी दूरी पे रखा गया है, तो u बराबर 12, चलिए 12 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है वस्तु को। ठीक, पहली किरण प्रकाश की किरण जो किसके समानांतर होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे टकराएगी तो इस तरीके से जाएगी, लगेगा कि वो कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से होती हुई जा रही है। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण को हम इस तरीके से लेके जाएंगे कि लगेगा कि वो कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, अच्छा, ये दोनों किरण जो प्रकाश की किरण है इधर की तरफ कहीं मिल नहीं रही है, इधर देखेंगे तो इधर कहां मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, और यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, यहीं पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि आपतित किरण की दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ। वस्तु से जो प्रकाश की किरण है, जो हमारा दर्पण है, दर्पण पे कैसे आपतित हो रही है, इधर से, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, इधर से आपतित हो रही है, तो आपतित किरण की दिशा यह है। अच्छा, ध्रुव से हम मुख्य अक्ष या हम जो फोकस दूरी है हमारी, वो हम किधर मेजर कर रहे हैं, वो भी हम इधर की तरफ, यानी इधर ही मेजर कर रहे हैं। तो दोनों का दिशा क्या है, सेम है, एक ही दिशा में नापी जा रही है, एक ही जो आपतित किरण की दिशा है उसी दिशा में हम मुख्य अक्ष की दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये 10 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, 12, कितनी है, 12। अब यहाँ पे इसको हमें प्लस में रखना है कि माइनस में। देखिए, आपतित किरण की दिशा किधर है, इधर की तरफ, और ध्रुव से हम वस्तु यहाँ रखेंगे ना, ध्रुव से हम यहाँ से जब स्केल रखेंगे तो स्केल से हम इधर की तरफ जाएंगे, जो हमारा स्केल होता है उसका 0 हम यहाँ रखेंगे, और उधर से इधर की तरफ हम 12, यानी कि हम जो वस्तु की दूरी नाप रहे हैं इधर की तरफ, ध्रुव से इधर की तरफ। आपतित किरण की दिशा है इधर की तरफ, वस्तु की दूरी नाप रहे हैं इधर की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, विपरीत दिशा हो गया, विपरीत दिशा हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस। ठीक, अब हमारे लिए डायग्राम से हमें मालूम हो गया कि F जो होगा प्लस में होगा और U जो होगा माइनस में होगा। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, भिन्न के जोड़ या घटाव में, जो आपने कक्षा 3rd या 4th में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये अननोन क्वांटिटी है, ये अज्ञात राशि है, तो इसको एक तरफ कर लीजिए 1/v। अच्छा, 1/10 हम इसको इधर ले गए हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/12। ठीक, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना होगा, जो हर है दोनों का हमें जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो इसका हर 10 है, इसका हर 12 है, हमें दोनों का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एक एलसीएम लेना होगा। चलिए नीचे वाला निकाल देते हैं, इसका काम खत्म। चलिए 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं, 10 और 12 का एलसीएम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 2 बच्चे 10, 2 6 12। अच्छा, ये 2 से नहीं जाएगा, लेकिन ये अभी भी 2 से जा सकता है, जब तक 2 से जा सकता है तब तक डिवाइड करना है। 5 2 से नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे, 5 को डाल देंगे। 6 अभी 2 से जा सकता है, कितनी बार में, 3 बार में। ठीक, अब ना ये 2 से कटेगा, ना ये 2 से कटेगा। अब अगली संख्या क्या है, 3, तो 3 से देखिए दोनों में कोई कटा है कि नहीं, ये कटा है, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, 5 का एज इट इज उतारेंगे और 3 बन जा 3। फिर अगली संख्या क्या होगी, 5, 10 बन जाए। एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 10 और 12 का, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 के 15 गुना 30 गुना 60, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60। तो एलसीएम हमारे पास आ गया।
एलसीएम कितना आया 60 बराबर ठीक 60। अब हम अगला काम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 60 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 6 बार में। अब 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में 5 बार में। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये हो गया 11/60। किसकी वैल्यू निकाली गया 1/v की। तो जब हम 1/v की 11/60 तो v की क्या होगी, यहाँ से v इक्वल टू, जैसे इसको आपने उल्टा किया वैसे इसको भी करना होगा, ये हो जाएगा 60/11। डिवाइड कीजिए 5 बार में 11/55। अब हमारे पास कितना पॉइंट लगाइए 5 बचा, 5 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना होगा 50 हुआ। 50 को डिवाइड कीजिए 11 को 44, 44 कितना बचा 6 दशमलव लगा रखा है 0। 11 चुकी 11 बचे 55, दोनों में अंतर लेके चलते हैं हम 5.45। और इसकी वैल्यू किस में आई है प्लस, v की वैल्यू क्या है प्लस है। तो जब प्लस आई है तो इस प्लस का मतलब क्या होगा कि हम उसी दिशा में मेजर करेंगे, ये दूरी जो v की दूरी आई है उसी दिशा में मेजर करेंगे जो दिशा है आपतित किरण की। तो आपतित किरण की दिशा इधर है और यहाँ से हम v की वैल्यू मेजर करेंगे इसी दिशा में, यानी इधर की तरफ। मुख्य अक्ष पे किधर मेजर करेंगे इधर की तरफ। और कितनी दूरी मेजर करेंगे तो 5.45, यहाँ से 5.45 सही है। अच्छा अब आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या निकालना है रेखीय आवर्धन m की वैल्यू। तो चलिए रेखीय आवर्धन के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर, हम जानते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। अच्छा देखिए इसमें केवल m निकालना है, हमें क्या निकालना है केवल m की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई नहीं है, वस्तु की लंबाई नहीं है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास v और u है तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं। m बराबर, हम इसको ले लेते हैं इन दोनों को, तो m बराबर क्या हो जाएगा -v/u। अच्छा चलिए v की वैल्यू अभी आपने कितना निकाला 5.45। ठीक, इसमें था प्लस में रखेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दीजिए अपॉन। अभी आपके पास u की वैल्यू कितनी थी, u बराबर था 12, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर हो गया 5.45 बटा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए करते हैं। 5 जाएगा नहीं, दशमलव लगा दीजिए यहीं पे, 2 5 54, 12 25 60 बाद में 36 5 को 48 कितना बचा 6 65 हो गया 65, 12 25 60.45, यानी m की वैल्यू कितनी आई 0.45, 0.45। और इसकी भी वैल्यू क्या है प्लस आई, यानी कि वस्तु जो बनेगा हमारा प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनेगा। अगर यही माइनस आती तो वस्तु का इमेज जो बनता वो कैसा होता मुख्य अक्ष के नीचे बनता। चलिए अब इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि अगर वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो बताइए प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। अगर वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने m की वैल्यू निकाल दी है, m बराबर कितना है 0.4। अच्छा जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, और जो वस्तु की लंबाई है उसको लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखते हैं
अभी का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा इसी क्वेश्चन में। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 0.45 गुणे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसको हम लिख सकते हैं 0.45 और वस्तु की लंबाई कितना दे रखा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 15 और 4 3 12 1 13 दो अंक में 1.35 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी 1.35 सेंटीमीटर।